पी मिक्सिंग डिस्कस किया था, फिर उसके बाद पीडी मिक्सिंग डिस्कस किया था, और डीडी का एक सवाल तुम लोगों को मेंशन किया था जहां तक हमको ध्यान आ रहा है, ठीक है। और उसमें शायद से एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जीरेड और अनजीरेड ऑर्बिटल्स, बोला था ये चीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मॉलिक्यूल के ये क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के O2 का बॉन्ड हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, या फिर O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से हम लोग बना के काम कर सकते हैं। इनफैक्ट एक्चुअल में लास्ट क्लास तक जो चीजें बताई थी वो कंसेप्ट इनफैक्ट केवल जे एडवांस के काम का होता है, मतलब वो चीजें नॉर्मली पूछी नहीं जाती है। थ्योरेटिकल पॉइंट पूछा जा सकता है बट ओवरऑल बाकी पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आज जो हम लोग चीज डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इन्हीं चीजों को यूज करते हुए काम करना होता है। मतलब मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है तो किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग के बाद जो पार्ट बनेगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम लोग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करा रहे होते हैं तो नॉर्मली जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था तो उसमें ऐसा बोल रहे थे कि केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कॉम्बिनेशन में जा रहे थे, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले पार्ट में ये बोला था कि अंदर के ऑर्बिटल्स बाहर के ऑर्बिटल्स सारे के सारे ऑर्बिटल्स बिल्कुल बॉन्डिंग वाले पार्ट में जा रहे होंगे या फिर बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो हम लोग आराम से इस कंसेप्ट को मानते हुए अगर चले कि अंदर के ऑर्बिटल्स बाहर के ऑर्बिटल्स सारे के सारे ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जा रहे होंगे, तब उस केस में ऑर्बिटल डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोगों को मिक्सिंग में भी सारे ही ऑर्बिटल्स को कंसिडर करते हुए काम करना होगा। कैसे करेंगे उस चीज पे आते हैं। पहले वो जो छोटा सा पार्ट था जीरेड और अनजीरेड ऑर्बिटल्स, उस चीज का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो। एक्चुअल में ये पार्ट ज्यादा काम का नहीं होता, जीरेड ऑर्बिटल्स वाला पार्ट और अनजीरेड, बट ये कंसेप्ट या नाम बस ध्यान रखना थोड़ा, ये होता क्या है, कैसे हम लोग इसको पहचान सकते हैं। जैसे हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करते हैं नॉर्मली मॉलिक्यूल में, या फिर मॉलिक्यूल में क्या छोड़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली यूज करते हैं। वहां पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसका मतलब समझा रहे तुम लोगों को। जैसे मान लो कि हम लोगों के पास ये डायग्राम दे रखा कि एक स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मेंशन कर रहे हैं कि हम लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाना है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का बेसिक मतलब ये होगा, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। प्लेन ऑफ सिमेट्री का बेसिक मतलब ये होगा कि कोई एक ऐसा प्लेन चाहिए जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। पहला पार्ट दो इक्वल पार्ट में डिवीजन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और पार्ट होगा। इक्वल पार्ट में डिवीजन के अलावा दोनों हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज निकल के आने चाहिए। मतलब जो फर्स्ट हाफ है तो फर्स्ट हाफ वाले पार्ट में जो चीजें हैं, मान लो कि लेफ्ट साइड में जो चीजें दे रखी, एग्जैक्टली राइट साइड की चीजें इसके मिरर इमेज निकल के आना चाहिए। तो जैसे हाँ भाई आदित्य, यस सर। आईना देखा है कभी, आईना मिरर? हाँ सर, सामने है। सामने ही, आईने के सामने बैठ के पढ़ाई करता है तो? नहीं, वो एसी वाले रूम में आया तो बेड के सामने मिरर है। हमको लगता है चेहरा देखते हुए पढ़ाई करता है। चलो बढ़िया। तो जैसे मिरर इमेज में अगर हम लोग प्लेन मिरर लेके चले तो इमेज कहाँ पे बनता है बताओ भैया आदित्य? जितना डिस्टेंस आपके और मिरर के बीच में है उतना ही डिस्टेंस दूर होगा। अच्छा, तो ऐसा होगा क्या, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक मिरर दे रखा, तो हम लोग का इमेज इधर बन जाएगा? नो सर। डिस्टेंस सेम लेके चल रहे हैं। नहीं, एकदम सामने होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामने एकदम मिरर से जब ऑब्जेक्ट का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना चाहिए आपको, जो आपकी इमेज है उसको मिरर को ऐसा बढ़िया, देखना यही चाहिए। चीज जानना चाह रहे थे, ठीक है। तो जैसे हम लोग जब प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले पार्ट में पहला पार्ट ये रहेगा कि कंपाउंड दो इक्वल हाफ में डिवाइड होने चाहिए, फर्स्ट पार्ट। दूसरा, एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होना चाहिए, और मिरर इमेज हमेशा परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग बनता है। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि रेड वाले पार्ट का मिरर इमेज सामने का रेड है, उसके अलावा ग्रीन वाले पार्ट का मिरर इमेज सामने का ग्रीन है, और इसके अलावा जो हम लोग का ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन का मिरर इमेज सामने का ब्लू लाइन आराम से निकल के आ जाएगा। और मान लेते हैं कि एक येलो लाइन है,
येलो तो नहीं दिख रहा है यार, कुछ ज्यादा ही अलग कलरफुल दिखा रखा है इसको। चलो कोई नहीं, मान लेते हैं येलो वाला पार्ट है, तो सामने उसका मिरर इमेज दूसरा येलो लाइन होगा, और नीचे के येलो वाले पार्ट का मिरर इमेज सामने का येलो पार्ट होगा। तो इस चीज को हम लोग आराम से प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इक्वल टाइप का स्ट्रक्चर। तो जैसे अलग अलग टाइप के सिमेट्री हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के सिमेट्री हो सकते हैं। टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता है। तो ये टर्म हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे क्लास 12 में एक टॉपिक होता है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में हम लोग कहीं पे वर्ड यूज करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, लेकिन वो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तुम्हारे काम का नहीं होता जी। मेंस एडवांस नीट किसी के भी सिलेबस में नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। ओलंपियाड में कहीं कहीं सवाल पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। टोटल एक गिवन स्ट्रक्चर में 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, जिसका एक पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चले, इसको मिटाने की जरूरत तो थी नहीं, हाँ, मान लो ऐसा हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि सेम हम लोग का स्क्वायर है, और स्क्वायर वाले पार्ट में हम लोग एक प्लेन कंसिडर कर रहे हैं कुछ इस टाइप का। तो ये पार्ट अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? सोच के देख लो बस, केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए क्या ये मिरर वाला पार्ट? नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट ये था, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले पार्ट में मिरर इमेज होना जरूरी कंडीशन है, और मिरर इमेज हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पे आता है। बताओ भैया आदित्य, होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट वाले पार्ट का मिरर इमेज कहीं ऊपर आना चाहिए। उसके अलावा ये देखने में लग रहा है कि थोड़ा सिमेट्रिकल है, लेकिन आप कुछ ऐसा निकल के आएगा मिरर इमेज वाला पार्ट, और नीचे वाला का भी मिरर इमेज कहीं नीचे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, दो इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों के केस में यहाँ पे मिरर इमेज वाला पार्ट कंसिडरेशन में नहीं आ रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन सोच के देखना, अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। CH4 मॉलिक्यूल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, सोच के देखना। हम जितना हिंट दिए हैं इसके हिसाब से सोच के देखना। बाकी ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और क्लास 11th के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे आराम से। इस CH4 में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, मतलब इमेजिनेशन का चीज है थोड़ा, तो सोच के देखना कि कैसे इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, चलो खैर। तो जैसे एक तो ये टर्म हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमिलर टाइप से एक और टर्म होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल का सेंटर जो है उसके अलावा पूरे कंपाउंड को हम लोग सिमेट्रिकल बनाते हैं। जैसे मान लो वही स्क्वायर लेते हैं, तो जैसे POS में क्या था कि पहले इक्वल डिवीजन होगा, और इक्वल डिवीजन के बाद दो हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। जैसे मान लो स्क्वायर होगा क्या सर, CH4 को 2 होगा। अरे नहीं, दो नहीं होगा, होमवर्क है, ढंग से सोच के देखना। ठीक है, जो बता रहे हो उस पर ध्यान दो, जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए ट्राई करना। दो आंसर नहीं होगा, दो से कहीं ज्यादा है। जैसे मान लो ऊपर वाले केस की बात करते हैं, चलो और भी कुछ केसेस ले लेते हैं। मान लो कि हम लोग का स्क्वायर जो है, उस स्क्वायर वाले पार्ट में एक ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री था, लेकिन ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर टाइप से ये भी अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री बन के आना चाहिए, अगर हम लोग दोनों डायगोनल के, मतलब एक डायगोनल वाले पार्ट को कंसिडर कर ले प्लेन को, और दूसरा डायगोनल वाला पार्ट भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल मिला करके यहाँ पे 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आने चाहिए। और एक और भी चीज है, जैसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले पार्ट का मतलब एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो अगर इस मॉलिक्यूल के प्लेन को ही हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री बना ले, मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल का प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, तो ये मॉलिक्यूल को ही अगर हम लोग मिरर कंसिडर कर ले, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उस मिरर में खत्म हो गया। तो मिरर के ऊपर क्या है? कुछ नहीं। तो आदित्य आर्यन बताओ, कुछ नहीं का मिरर इमेज क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब उसका मिरर इमेज भी कुछ नहीं होगा। तो अगर कुछ नहीं का मिरर इमेज कुछ नहीं है, इसका मतलब मिरर इमेज तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके प्लेन को भी अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री बना ले, तो उस केस में आराम से हम लोग यहाँ पे टर्म प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज कर सकते हैं। तो 4 तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा दिख गया, और 5वां प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम लोग मान लेते हैं कि अब मॉलिक्यूल होता, मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है,
तो मॉलिक्यूल अगर प्लानर था तो मॉलिक्यूल का प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो हम लोग टर्म मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल का प्लेन अगर खुद ही प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्ड आराम से यूज करते हुए काम है। तो टोटल 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। तो हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा हो, पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहे हो। लेकिन जब हम लोग ये टर्म यूज करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री जो ऊपर दे रखा, तो कभी भी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट एक ही होगा। हमेशा बस ये देखना होता है कि मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मान लो यहाँ पे मॉलिक्यूल का एक सेंटर है, तो मॉलिक्यूल का सेंटर सेंटर ऑफ सिमेट्री के जैसा बिहेव कर रहा कि नहीं कर रहा, इसको पहचानने का एक सिंपल सा बस ये तरीका है। एक भी सिंगल पार्ट अगर अनसिमेट्रिकल आ गया तो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। जैसे मान लो यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा, तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक डंडा डाल देते हैं पहले से, ठीक है, स्क्वायर तो था और उधर साइड में एक और डंडा था। तो इस केस में अगर हम लोग इस सेंटर के अलोंग ऊपर के डायरेक्शन में जाए, मतलब उस डंडे की तरफ जाए, तो उधर जाने पे जो चीज मिल रहा हम लोगों को वैसा चीज और कहीं नहीं मिल रहा, मतलब कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। और करना क्या होता है, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना। सेंटर ऑफ सिमेट्री जब हम लोग टर्म यूज करते हैं तो बेसिकली हम लोग उस सेंटर से क्रॉस करते हुए हर एक डायरेक्शन में लाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। हर एक डायरेक्शन में, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में लाइंस का फॉर्मेशन करो, और ये देखते हैं उसके बाद कि हम लोग के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने पे किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो चीज आ रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे सेम डिस्टेंस पे सेम चीज मिल रहा है क्या। और सेम का मतलब सेम होना चाहिए, सिमिलर भी नहीं। जैसे अगर हम लोग सेंटर के लॉन्ग मान लो ब्लू वाला बॉन्ड नहीं होता, मतलब डंडा नहीं होता, तो उस केस में अगर हम लोग सेंटर से राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे जाते तो यहाँ पे कॉर्नर मिलता, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे सेम डिस्टेंस पे हम लोग को सेम कॉर्नर मिल रहा है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे जाते तो राइट साइड में नीचे जाने पे हम लोग को सेम डिस्टेंस पे सेम टाइप का कॉर्नर मिल रहा है। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टली राइट साइड में जाते तो उस केस में हम लोग को एक बॉन्ड मिल रहा है या फिर एक लाइन मिल रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे सेम डिस्टेंस पे हम लोग को वापस से एक लाइन मिल रहा है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल के सेंटर के अलोंग पूरे कंपाउंड को हम लोग सिमेट्रिकल बना रहे हैं। और कंपाउंड सिमेट्रिकल कब होगा, जब हर एक पार्ट सिमेट्रिकल निकल के आएगा। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम लोग बस ये देखते हैं कि कहाँ से हम लोग इक्वल डिवीजन कर पाए, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम लोग उल्टा देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ से अनसिमेट्रिकल पार्ट निकल के आ जाए। अगर एक भी पार्ट अनसिमेट्रिकल हो गया तो कंपाउंड में हम लोगों के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। जैसे मान लो एक डंडा था जबकि दूसरे साइड नहीं था, तो हम लोग बस ये देखेंगे कि सेंटर के अलोंग राइट साइड में ऊपर जाने पे एक डंडा मिल रहा है ब्लू कलर का, लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं मिल रहा। इसका मतलब कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये टर्म हम लोग यूज करते हुए काम कर सकते हैं। ऑपोजिट साइड होना जरूरी है क्या? हाँ, अपोजिट साइड होना जरूरी है। मतलब एक सेंटर के अलोंग जो लाइन क्रॉस करेगा उस लाइन पे एक डायरेक्शन में जाने पे जो चीज मिलेगा उसके ऑपोजिट में जाने पे हम लोगों को सेम टाइप का चीज मिलना चाहिए। मतलब उसी लाइन के अलोंग हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं कि तो हम लोग राइट बोलो। बॉटम कॉर्नर हाँ पे हाँ, एक लाइन बना दे वही स्क्वायर का। एग्जैक्टली वही चीज हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे मान लो यहाँ पे और नीचे एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है, नीचे एक लाइन बना दिया, तो उस केस में सेंटर से राइट साइड में ऊपर जाने पे एक बॉन्ड मिल रहा और यहाँ से नीचे राइट साइड में जाने पे भी हम लोग उस तरह का डंडा मिल रहा, लेकिन वो अपने लाइन पे नहीं मिल रहा। इस लाइन के अलोंग हम लोग को चीजें मिलनी चाहिए। इस लाइन से जब हम लोग सेंटर के पार्ट होते हुए ऊपर राइट साइड में गए तो हम लोग को जो चीज मिला वो चीज हम लोग को बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड में उसी लाइन के अलोंग जाने पे इक्वल डिस्टेंस से मिलना चाहिए था। इनफैक्ट इस पार्टिकुलर केस में हम लोगों के पास नीचे वाले साइड में राइट साइड में जाने पे जो चीज मिल रहा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे ऊपर के साइड में हम लोग को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब दो तरफ से मॉलिक्यूल वाला पार्ट अनसिमेट्रिकल है। एक लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे जब हम लोग सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सेंटर होते हुए दोनों अपोजिट डायरेक्शन पकड़ लिए, उसी लाइन के लॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे अगर हम लोग को सेम टाइप का ग्रुप मिलेगा तभी हम लोग ये टर्म सेंटर ऑफ सिमेट्री वर्ड यूज कर पाएंगे। ठीक है,
चलो, तो जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री में ये चीज तो समझ आया तुम लोगों को कि सेंटर के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन वाली चीजों को हम लोग को देखना है। तो अब हम लोग यहाँ से आराम से जीरेड और अनजीरेड ऑर्बिटल्स वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जीरेड ऑर्बिटल्स वाले पार्ट वो थोड़े सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं और बेसिकली उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लास 12 में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डिस्कस करते हैं। वैसे क्लास 12 का पार्ट नहीं है मेरे हिसाब से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म का 11th का ही पार्ट होना चाहिए, बट एनसीईआरटी में दे रखा, हम लोग 11th में इसको डिस्कस करेंगे। खैर, तो इस केस में वो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग तब यूज किया करते हैं, तब वहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो इसलिए हम लोग नॉर्मली अभी ये वर्ड यूज नहीं करते सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट तुमको ये चीज मेंशन कर दिया कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो सिंपली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हम लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला पार्ट उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग आराम से जीरेड ऑर्बिटल बोल सकते हैं। और सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने का मतलब हम लोग का जो साइन है वेव का वो चीजें मैटर करनी चाहिए। वो चीजें मैटर करनी चाहिए का मतलब, जैसे लास्ट क्लास में तुम लोगों को डायग्राम में चीजें बताई थी, जैसे मान लो कि हम लोग का एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया, सिंपल सा केस है। तो डायग्राम वापस से मेंशन कर दे रहे हैं, इस टाइप का डायग्राम था। एक डी ऑर्बिटल जब दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में जाएगा तो मान के चलते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, अजम्पशन लेके चल लेते हैं अभी के लिए। तो इस केस में ये डायग्राम कुछ निकल के आना चाहिए, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो इस केस में जो ऑर्बिटल्स वाले पार्ट है जो बॉन्डिंग में गए वो तो आपस में कंबाइन कर गए, और दूसरे साइड हम लोग ये लोब्स की बात कर रहे हैं। और इस डायग्राम वाले पार्ट में हम लोग का ऊपर का पार्ट प्लस हो जाएगा, नीचे का पार्ट माइनस हो जाएगा, और उसके अलावा बाकी बचे प्लस को आराम से और माइनस को आराम से मेंशन कर सकता है। तो जैसे एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम लोग इस डायग्राम में प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसिडर करें, तो सेंटर वाले पार्ट से जब हम लोग लेफ्ट साइड में ऊपर जाएंगे तो एक हम लोग को प्लस वाला लोब मिल रहा है, तो राइट साइड में नीचे जाने पे एग्जैक्टली सेम टाइप का लोब मिल रहा है। लेफ्ट साइड में नीचे जाने पे माइनस वाला पार्ट मिल रहा है, ऊपर जाने पे भी सिमेट्रिकली माइनस वाला पार्ट मिल रहा है। सर लेफ्ट तो माइनस प्लस होगा ना? यस सर। सर सर लेफ्ट तो माइनस प्लस होगा ना? हाँ, एक सेकंड रुक जा। हाँ भाई, ऊपर वाले केस में यहाँ पे होना चाहिए माइनस और यहाँ वाले पार्ट में प्लस, तब तो और काम आसान हो गया, बढ़िया। चलो खैर, हाँ, सवाल में ऐसा अगर हम लोग कंसिडर करें तो सेंटर से राइट साइड में ऊपर जाने पे हम लोग को नेगेटिव वाला पार्ट मिल रहा, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी लाइन के अलॉन्ग जाने पे पॉजिटिव वाला पार्ट मिल रहा। राइट साइड में जाने पे नीचे प्लस मिल रहा, ऊपर जाने पे माइनस मिल रहा, मतलब अनसिमेट्रिकल पार्ट मिलते जा रहा है। ऊपर गए तो प्लस, नीचे गए तो माइनस, एक भी पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया कि अगर हम लोग के ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो हम लोग टर्म यूज करेंगे जीरेड ऑर्बिटल। अगर अनसिमेट्रिकल होगा, मान लो कि उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, तो जीरेड की जगह पे हम लोग आराम से अनजीरेड ऑर्बिटल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अनजीरेड ऑर्बिटल वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इसका एक और तरीका होता है पहचानने का, थोड़ा इमेजिनेशन का पार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है, एक बार डिस्कस करते हैं उस चीज को, थोड़ा ढंग से देखना। जैसे पहले तो ऑर्बिटल को बना देते हैं हम लोग, जो ऑर्बिटल है उसको आराम से मेंशन कर दिया। तो इस केस में हम लोग का जो साइन है प्लस माइनस, फिर प्लस वाला पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा और माइनस वाला पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है। इसमें दो काम करते हैं हम लोग। काम क्या है कि पहले तो हम लोग जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसके अलोंग हम लोग 180 डिग्री रोटेशन करा देते हैं इस ऑर्बिटल का। तो जैसे मान लो तुम्हारा जो हाथ है वो वर्टिकली रखो ऐसे सामने, ताकि फेस वाले टाइप से दिखाई दे अपने को, उसको उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया, तो जो अपना हाथ है उसको पलट दिया, तो उस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं। तो जब 180 डिग्री रोटेशन करेंगे हम लोग, तो उस केस में जो हम लोग का ऑर्बिटल बनेगा वो दिखेगा तो सेम टाइप का, मतलब जो शेप है वो सेम टाइप का आना चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन
जो चीज नीचे है साइन में वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ डायग्राम निकल के आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये पार्ट होना चाहिए। ये तो पहला पार्ट हो गया जो हम लोग को कंसिडर करना है, लेकिन इतने में भी काम खत्म नहीं होगा। अभी जो हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने थे, मतलब ये जो लाइन लेकर के चल रहे थे डॉटेड लाइन, अब हम लोग इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री रोटेशन करेंगे। तो जब इसके अलोंग रोटेशन करेंगे तो जैसे हाथ है और उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब हाथ ऐसा वर्टिकली रखा उसको फ्लिप कर दिया, तो जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट वो राइट में जाएगा, जो राइट साइड वाला पार्ट वो लेफ्ट में जाएगा। इतना इमेजिनेशन समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो शेप है एक्चुअल में अभी के लिए उसमें भी फर्क अभी भी नहीं पड़ेगा। तो शेप वाला पार्ट ऐसा हम लोग कंसिडर करते चल सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उसको मेंशन करना शुरू करें तो माइनस वाला पार्ट ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, प्लस वाला पार्ट नीचे का नीचे ही रह जाएगा। और जो पार्ट राइट साइड में ऊपर प्लस है ये घूम करके लेफ्ट साइड में जाएगा, लेकिन दोनों तरफ तो प्लस था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे दोनों तरफ माइनस था, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब इस पार्टिकुलर पार्ट में हम लोग का डायग्राम ऐसा कुछ निकल के आना चाहिए। और इसके बाद हम लोग का जो पहला डायग्राम है, मतलब जो ऑर्बिटल है, ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग ये थर्ड वाले पार्ट से रिलेट करके देखते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट सेम हो गया तो इसका मतलब ऑर्बिटल जिरेड होगा, अदरवाइज इसको हम लोग अनजिरेड बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो शायद जैसे हमको जहाँ तक ध्यान है कि हम लोग क्लास 11th में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वर्ड यूज नहीं करते केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसीलिए वहाँ पे इस टाइप से हम लोग एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करा के ही काम कर रहे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन कराया, फिर उसके बाद उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकल रोटेशन कराया, तो वहां से हम लोग का पार्ट आराम से सिमेट्रिकल निकल के आ गया। अगर सेम पार्ट निकल के आ गया तब इसका मतलब जिरेड हो गया। और अगर सॉरी सेम निकल के यहाँ तो नहीं आ रहा, ओके, सेम निकल के नहीं आ रहा तब इस केस में अनजिरेड हो गया। अगर सेम निकल के आ जाता तब उस केस में फिर हम लोग जिरेड ऑर्बिटल बोलते हैं। शायद हम गलती बोल दिए थे, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट सेम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ऊपर प्लस साइन है जबकि यहाँ थर्ड पार्ट में माइनस है। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट अगर सेम नहीं है, मतलब सेम नहीं दिख रहा, तो इस केस में अनजिरेड ऑर्बिटल। अगर सेम होता तो उस केस में हम लोग टर्म आराम से जिरेड ऑर्बिटल यूज करते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन इतना सिचुएशन मत देखना, सीधा सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब उस केस में अनजिरेड है, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा तब उस केस में जिरेड ऑर्बिटल लेते हुए आराम से काम कर सकते हैं। और मोस्टली डी ऑर्बिटल में ही ऐसा केस आता है, जिरेड और अनजिरेड का केस, क्योंकि बाकी केसेस में मिक्सिंग करेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल के आना ही नहीं शुरू होगा। तो इसलिए डी ऑर्बिटल का जब दूसरा केस लेके चले, मान लो कि हम लोग यहाँ तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेके चले थे, तो अगर हम लोग एंटी बॉन्डिंग लेके चल रहे, एंटी बॉन्डिंग का डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए था। ये डायग्राम कंसिडर करके चल सकते हैं। और उसमें अगर हम लोग साइंस मेंशन करें तो प्लस के अपोजिट में प्लस, माइनस के अपोजिट में माइनस, और प्लस के सामने माइनस होगा, बाकी सारा ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो अगर इस डायग्राम को कंसिडर करें तो देख के पता चल रहा होगा यहाँ से कि प्लस के अपोजिट में यहाँ प्लस है, माइनस के अपोजिट में माइनस है, फिर और आगे जाने पे बड़े माइनस के अपोजिट में माइनस है, और दूसरे साइड में बड़े प्लस के अपोजिट में प्लस वाला पार्ट। इसका मतलब सेंटर के अलॉन्ग हर एक पार्ट सेम टाइप का दिख रहा, हर एक पार्ट सिमेट्रिकल टाइप का दिख रहा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो आराम से हम लोग यहाँ पे टर्म जिरेड ऑर्बिटल्स यूज करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, ये टर्म ध्यान रखना, जैसे जिरेड ऑर्बिटल और अनजिरेड ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पढ़ना है कि जिरेड ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तब उस केस में जो बुक तुम लोगों को बताया था इनऑर्गेनिक का, ये बुक आप परचेज कर सकते हैं जेडीली, और इससे पढ़ना शुरू करना। तो जो भी चीजें तुमको पढ़ाएंगे, अगर तुमको उसका बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है कि हाँ ठीक है इसका थोड़ा और एक्सटेंसिव चीज पढ़ना चाहते हैं, तो आराम से उसको पढ़ करके देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें जो चीजें दे रखी हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। काफी कॉन्साइज वे में दे रखा, लेकिन फिर भी मोर देन सफिशिएंट है। इसमें आराम से उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक फॉलो करना शुरू कर देना। जिन लोगों के पास नहीं है, हो सके तो शॉप से जाके खरीदना, हो सके तो ऑनलाइन मत खरीदना, क्योंकि पेज पलटने में जो मजा आता है ना, वैसे ऑनलाइन पढ़ने में मजा नहीं आता। पेज पलट के पढ़ने में बहुत मजा आता है कि इतना पेज काउंट कर लिया, वैसे ऑनलाइन में फील नहीं आता है। ठीक है, ऑनलाइन में भी आजकल आ गया है वो
अमेजन का किंडल विंडल आता है तो उसमें ना मस्त लगता है जैसे पेज पलट रहे हैं, लेकिन फिर भी स्क्रीन से टाइम थोड़ा कम करो, ऑलरेडी तुम लोग का स्क्रीन का एक्सपोजर ज्यादा हो गया है, आँख खराब होगा, प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को। तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसे जीरेड और अनजीरेड ऑर्बिटल जो हम लोग यूज करते हैं उसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा वहां पे हम लोग जीरेड ऑर्बिटल बोलेंगे, जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां वाले पार्ट में हम लोग अनजीरेड ऑर्बिटल आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोगों का कुछ बेसिक पार्ट शुरू होता है जहां से हम लोग ऑर्बिटल्स के डायग्राम मेंशन करना शुरू करते हैं। तो हम लोग ऐसा हेडिंग कंसिडर कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, जिसमें हम लोगों को दो केसेस डिस्कस करने होते हैं। इसमें पहला केस जो हम लोग को डिस्कस करना होगा, ये पार्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ले लेंगे, और दूसरा केस जो हम लोग को डिस्कस करना होगा वो नाइट्रोजन के लिए लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों केसेस में एक छोटा सा कंसिडरेशन होता है जो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। और इनफैक्ट उस पार्टिकुलर कंसिडरेशन के ऊपर 2014 में जी एडवांस में एक सवाल भी आया था जो बहुत लोगों ने गलती किया था, और क्योंकि 2014 में आ चुका है तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मेंस में कभी भी आ सकता है और नीट में भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। बस वो एक फैक्ट ध्यान रखने लायक है, जो लोग पहली बार उस चीज को देख रहे होंगे वो डेफिनेटली उस सवाल को गलत करके आए होंगे। इस तरह का सवाल था। क्या था सवाल, उस चीज को डिस्कस करेंगे। खैर, जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे, मतलब मिक्सिंग होने के बाद, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस टाइप से होते हैं, जैसे हम लोग एसपीडीएफ की बात करते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस टाइप के होते हैं, तो एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है। मतलब 4 डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल के पार्ट हो सकते हैं। सिमिलर टाइप से मॉलिक्यूल के केस में 2 डिफरेंट टाइप के हम लोग ऑर्बिटल्स के डायग्राम को लेके चलते हैं, अगर हम लोग डाई एटॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तब। इनफैक्ट हम लोग डाई एटॉमिक तक की ही बात करेंगे। जब भी कभी सवाल, ये एकदम छोटा सा फैक्ट है, इसको रट के रखो दिमाग में, जब भी कभी सवाल डाई एटॉमिक स्पीसीज का होगा तभी उस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करना। अगर सवाल ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के केस में है तब उस केस में फिर हम लोग सीधा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करते हुए काम करेंगे। उसमें कभी भी भूल के भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई मत करना। है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है। तो कभी भी डायटॉमिक होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक हुआ तो हमेशा हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ही काम करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा पार्ट, लास्ट क्लास में एक चीज मेंशन किया था कि हम लोग हमेशा जो डिस्कशन करेंगे वो होमोन्यूक्लियर स्पीसीज के लिए करेंगे। होमोन्यूक्लियर का मतलब सिमिलर टाइप के एटम, O2, N2, H2, F2, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन सेम एटम से हो रखा हो, तो हम लोग होमोन्यूक्लियर स्पीसीज वर्ड यूज कर सकते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर के लिए हम लोग कंसिडरेशंस जो करते हैं वो इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए करते हैं। मतलब हेट्रोन्यूक्लियर में एक्चुअल में डायग्राम ऐसा नहीं आता, बट हेट्रोन्यूक्लियर में जो भी चीजें होती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज निकालते हैं, तो हम लोग होमोन्यूक्लियर स्पीसीज से भी डायरेक्टली कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। क्योंकि हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज के लास्ट क्लास में मेंशन किया था, जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिल के NO बनाएगा, तो नाइट्रोजन का 1s और ऑक्सीजन का 1s सेम एनर्जी पे नहीं होगा, तो मिक्सिंग थोड़ा गड़बड़ होगा। नाइट्रोजन का 2s और ऑक्सीजन वाले पार्ट का 2s सेम एनर्जी पे नहीं होगा, तो भी मिक्सिंग में थोड़ा गड़बड़ होगा। तो इस केस में अलग अलग अगर ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी लेवल पे है, मतलब एक एटम का ऑर्बिटल्स अलग एनर्जी पे विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे एटम का ऑर्बिटल, तब उस केस में मिक्सिंग में जो डायग्राम है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आएगा। इस बुक में जाके देखना, आज मतलब जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद उस बुक में आराम से जाके देख सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्बिटल डायग्राम, ये एक चीज है जो एनसीईआरटी में दे तो नहीं रखा, लेकिन लोग बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज करते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम आज बुक में जाके देखना एक बार, क्योंकि प्रोमिनेंटली यूज NO का देखे थे सर, तो उसमें py और pz ऑर्बिटल को सेम एनर्जी लेवल पे रखा था, उसके ऊपर रखा था px को। हाँ, क्योंकि जब मिक्सिंग होता है अलग अलग ऑर्बिटल्स का, तो उसके इसमें ऑर्बिटल्स के एनर्जी में भी वेरिएशन होता है। तो इसीलिए जैसे अगर 2 एटम मिक्स होंगे तो उनमें भी एनर्जी का वेरिएशन होगा, लेकिन जितना वेरिएशन होगा सब के लिए बराबर होगा। वैसे तुम जो px और py की बात कर रहा है वो शायद से तुम थोड़ा
अलग टाइप से बोल रहा है वो चीज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी अलग अलग एनर्जी लेवल पे आएगा, वो थोड़ा अलग कंसिडरेशन है। शायद हमको एग्जैक्टली डायग्राम ध्यान नहीं है, हम भी एक बार बुक में रेफर कर लेंगे, लेकिन तुम जो चीज बोलना चाह रहा है वो इधर भी आएगा, हम जो चीज बोलना चाह रहे हैं वो थोड़ा अलग है, ठीक है। उसका डायग्राम हम देखते हैं, हो सके तो हम उसका फोटो तुम्हारे स्क्रीन पे शेयर करेंगे, तो समझ हम अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। क्योंकि हमको लगता है मेरे घर पे जेडीली बुक होना चाहिए, हम रखे तो थे अपने पास बुक, हाँ मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, तो बुक पड़ा हुआ है तो उसका हम डायग्राम तुम लोगों को शेयर करेंगे, जो डायग्राम हम तुम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड का दिखाना चाह रहे हैं, खुद से भी देखना। बट वो पीएक्स पीवाई की एनर्जी शायद से तुम कुछ और चीज बोलना चाह रहा है, ठीक है। खैर, तो जैसे अगर हम लोग दो अलग अलग एटम्स लेके चले, अलग अलग एलिमेंट्स लेके चले, तो दोनों के केस में जो ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे 1s ऑक्सीजन का और 1s नाइट्रोजन का सेम एनर्जी पे नहीं होगा, तो मिक्सिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम देना शुरू करेगा, इसलिए हम लोग उस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है। बट फिर भी हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हुए काम करेंगे, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे पॉइंट ये होता है कि हेट्रोन्यूक्लियर वाले पार्ट पे तो आएंगे हम लोग। होमोन्यूक्लियर में पॉइंट ये होता है कि क्योंकि होमोन्यूक्लियर में सारे के सारे एटम सेम है, तो सारे के सारे एटम्स के ऑर्बिटल्स भी सेम एनर्जी पे होंगे। मतलब अगर मान लो O2 है, तो O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 1s वाला पार्ट 1s के बराबर एनर्जी पे होगा, 2s वाला पार्ट 2s के बराबर बराबर एनर्जी पे होगा, 2p वाला पार्ट 2p के बराबर एनर्जी पे होगा। तो मिक्सिंग अपने लिए काफी आसान होता जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में बताया था, जो दो ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे तो इन दोनों से एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट बनेगा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट नीचे जाएगा और बॉन्डिंग वाला पार्ट नीचे जाएगा और एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट अनस्टेबल होता है, ये हायर एनर्जी पे जाएगा। तो इन केसेस में मिक्सिंग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने लिए कर पाना काफी आसान होगा। क्योंकि लास्ट क्लास में ये पॉइंट मेंशन किया था, तुम लोगों को शायद याद। एंटीबॉडी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ सर, एंटी बॉन्डिंग का मतलब? एंटी बॉन्डिंग का मतलब जब हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे जो हम तुमको पढ़ने बोले तो पढ़ के आई थी क्या, रीडिंग करके आई थी क्या? लास्ट क्लास में बोले थे ना कि ये सब रीड करना है। हाय ज्योत्सना। नहीं सर। चलो नहीं किए थे तो लास्ट क्लास का एक्चुअल में रिकॉर्डिंग हम शायद करना भूल गए थे, वैसे समझाए थे केवल चीजों को, तो तुम्हारा हम अलग से एक सेशन लगा के तुमको डाउट दे देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस सुन लो, बॉन्डिंग कुछ होता है और एंटी बॉन्डिंग कुछ होता है। बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प की जगह दूसरा रेसिस्ट करता है, खराब करता है काम, ठीक है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट स्टेबिलिटी घटा देगा, ठीक है। इस पॉइंट का अभी के लिए बस ध्यान रखना। तो जैसे अगर दोनों एटम सेम एनर्जी के होंगे तो उसके ऑर्बिटल भी सेम एनर्जी के होंगे, तो वहां से मिक्सिंग वाले पार्ट में आराम से मिक्सिंग करा पाना अपने लिए पॉसिबल होता चला जाएगा। लास्ट क्लास में बोला था कि वही ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे जिनका ओरिएंटेशन सिमिलर हो और जिनका एनर्जी सेम या फिर नियर बाई सेम हो। ये हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बार बार बोलते चले आ रहे हैं, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा, ठीक है। मान लो अगर हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट की बात करते हैं, पहला केस जो अपना होगा डिस्कशन में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जैसे डायग्राम जब बनाएंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज सुना होगा, N+L रूल, जिसके बेसिस पे हम लोग सारे के सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी निकालते हैं। और उसमें जो अबव प्रिंसिपल आता है, वहाँ पे सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s का होता है, फिर उसके बाद 2s का होता है, फिर 2p का होता है, फिर उसके बाद 3s का होता है, 3p का होता है, उसके बाद 4s का होता है। इस टाइप का ऑर्डर आता है। हम लोगों को 3p तक से ही मतलब है, हम लोग को उससे ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब सबसे लोअर एनर्जी किसका होगा, तो 1s वाले पार्ट का, फिर उससे हायर एनर्जी किसका, 2s का, फिर उसका 2p का, फिर उसके बाद 3s का। तो एक काम करते हैं हम लोग डायग्राम बनाते वक्त, जैसे हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग एनर्जी के फॉर्म में काम कर रहे हैं। एक मिनट, हम लोग मान लो एनर्जी के फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो जब एनर्जी के फॉर्म में काम कर रहे हैं तो ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम लोग का जो एनर्जी का कंसिडरेशन है वो नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल सबसे नीचे है वो सबसे लोअर एनर्जी पे होगा।
तो 1s सबसे लोअर एनर्जी पे, फिर थोड़ा हायर 2s, फिर 2p, फिर 3s, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट 1s वाला पार्ट और दूसरे ऑक्सीजन वाले पार्ट का भी 1s ले सकते हैं। मतलब मान लो दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो एक ऑक्सीजन का 1s लिया, दूसरा ऑक्सीजन का भी 1s लिया, ऐसा मेंशन करते हैं। तो जब दोनों का मिक्सिंग होगा तो उस केस में हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से एक का एनर्जी इसके एनर्जी लेवल वाले पार्ट से लोअर होगा और दूसरे वाले पार्ट का एनर्जी इसके एनर्जी लेवल वाले पार्ट से हायर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे एक चीज यहाँ पे डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल जो बनेगा वो इससे लोअर एनर्जी पे बनेगा और दूसरा ऑर्बिटल एग्जैक्टली सिमेट्रिकली इसी के बराबर हायर एनर्जी पे जाना चाहिए। तो डायग्राम कुछ ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। हम लोग का ये डायग्राम निकल के आ जाएगा। हम लोग 1s को 1s के साथ मिक्स किए, 2 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए, तो एक लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल आया और एक हायर एनर्जी का ऑर्बिटल आया। पहला चीज, जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल आया ये अपना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा 1s वाला पार्ट। और एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट को मेंशन किया था, इस चीज को हम लोग सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा स्टार 1s आराम से लिखते हुए काम कर सकते हैं। तो 1s मिक्स किया तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बन गया। अब क्या होगा, तो 1s के बाद दोनों ऑक्सीजन में 2s भी है, तो चलो 2s का भी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो जब 2s वाले पार्ट को मिक्स करेंगे तो डायग्राम थोड़ा छोटा बनाएंगे। अब दोनों 2s सेम एनर्जी लेवल पे होगा। जब दोनों का मिक्सिंग होगा तो दोनों के मिक्सिंग के टाइम पे एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट बनेगा। बॉन्डिंग वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट हायर एनर्जी पे जाएगा, और डायग्राम वाले पार्ट को ऐसा कुछ कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, जिसमें हम लोग नीचे वाले पार्ट को आराम से सिग्मा 2s बोल सकते हैं और ऊपर वाले पार्ट को सिग्मा स्टार 2s बोल सकते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो नहीं कर सकता। अब बचा क्या अपने पास, तो p ऑर्बिटल वाला पार्ट। तो p ऑर्बिटल में पॉइंट ये है कि p ऑर्बिटल में तो 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं अपने पास, और दूसरे वाले साइड में भी 3 p ऑर्बिटल होगा ही होगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है, जिसमें से एक px है, एक py है, एक pz है। तो दोनों ऑक्सीजन के सारे p ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे ही होंगे। जब मिक्सिंग में जाएंगे तो मिक्सिंग में जाने पे सिग्मा बॉन्ड वाला जो पार्ट है वो भी बनेगा और पाई बॉन्ड भी बन सकता है p ऑर्बिटल्स में। और सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ये चीज पहले डिस्कस किया था, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग भी ज्यादा इफेक्टिव आता है। तो जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो उस केस में जो अपना एनर्जी है वो ज्यादा लोअर जाएगा, क्योंकि जितना स्टेबल सिस्टम उतना लोअर एनर्जी। तो सिग्मा वाला पार्ट तो एक ही बन सकता है 2 ऑर्बिटल्स के बीच में, लोअर एनर्जी पे होगा। और जब पाई बनेगा तो पाई वाला पार्ट ओवरऑल लोअर एनर्जी पे होगा, लेकिन सिग्मा वाले पार्ट से थोड़ा हायर एनर्जी पे होगा। डायग्राम थोड़ा बड़ा करके रखते हैं, ठीक है। जब सिग्मा जो बना तो सिग्मा वाला पार्ट बॉन्डिंग बन रहा था, तो इस केस में काफी लोअर एनर्जी पे होगा। पाई वाला पार्ट भी बॉन्डिंग बन रहा है, इसलिए लोअर एनर्जी पे तो होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सिग्मा से थोड़ा हायर एनर्जी पे होगा। तो जो डायग्राम है इसमें 2 पार्ट स्प्लिट हो गया, ऐसा हम लोग डायग्राम मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। एक तो हम लोग का सिग्मा अलग से बन गया, तो सिग्मा को हम लोग सिग्मा 2p लिख सकते हैं, और पाई वाला पार्ट भी बन गया, इस चीज को भी हम लोग पाई 2p आराम से लिख सकते हैं। बट पॉइंट ये होता है कि जैसे सिग्मा में तो एक ही p ऑर्बिटल वाला पार्ट था, मतलब मान लो कि ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे px, py और pz है, तो मान के अगर चल लें कि जो हम लोग का px है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में चला गया, तो हम लोग यहाँ पे वर्ड आराम से सिग्मा 2px लिख सकते हैं। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए py और pz खाली है, तो एक को हम लोग पाई 2p z कर देते हैं, तो दूसरे वाले पार्ट को हम लोग को पाई 2p y करना पड़ेगा। मतलब जो पाई ऑर्बिटल्स बने ये आपस में सेम एनर्जी पे होंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो ज्यादा स्टेबल था, लेकिन पाई बॉन्ड तो सेम एनर्जी का है, सेम स्टेबिलिटी का है। अब वो x में बने कि वो y में बने कि वो z में बने, उससे दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों पाई बॉन्ड्स जो बनेंगे वो आपस में सेम एनर्जी पे होंगे, लेकिन सिग्मा से थोड़े ज्यादा एनर्जी पे होंगे, और क्योंकि बॉन्डिंग है तो ओवरऑल एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी पे होंगे, जिसमें एक को हम लोग पाई 2p y बोल देंगे और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग आराम से पाई 2p z बोलेंगे। अब जब हम लोग इसका एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो नॉर्मली लॉजिकली ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे
कि जितना हम लोग का पाई वाला पार्ट नीचे एनर्जी पे गया बॉन्डिंग में, उतना ही एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी में जाएगा। तो इस केस में जस्ट उतने ही हायर एनर्जी पे हम लोग दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जितना बॉन्डिंग वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे गया उतना ही हायर वाले पार्ट में हम लोग एंटी बॉन्डिंग के सिग्मा वाले पार्ट को डाल देंगे। तो डायग्राम अपना कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए। जो ऊपर वाला पार्ट है ये अपना सिग्मा स्टार होगा, और सिग्मा स्टार क्योंकि 2p से बना तो 2p लिख सकते हैं, और क्योंकि हम लोग सिग्मा बॉन्ड x ऑर्बिटल से बना रहे थे px वाले पार्ट से, तो हम लोग नाम में सिग्मा 2p x मेंशन करते हुए काम करेंगे। और दो ऑर्बिटल जो नीचे रह गए उसमें से एक पार्ट को हम लोग आराम से पाई स्टार बोलेंगे, पाई स्टार 2p y, सॉरी 2p z लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और लेफ्ट वाले साइड को हम लोग पाई स्टार 2p y के बराबर आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो जो हम लोग का डायग्राम बना उसमें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गए, मतलब टोटल 6 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए। तो जब भी 2 ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे तो एक सिग्मा बनेगा। तो उस केस में इन 6 में से जो 2 ऑर्बिटल थे उसमें से एक सिग्मा बॉन्डिंग बन गया और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बन गया। जितना सिग्मा बॉन्डिंग लोअर एनर्जी पे गया उतना ही सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट हायर एनर्जी पे गया। बाकी जो 4 ऑर्बिटल्स थे पी वाले वो पाई बॉन्ड में चले गए। तो 4 ऑर्बिटल्स जब बने तो 2 पाई बॉन्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गया, 2 पाई बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में गया। तो यहाँ से 6 अलग अलग डायग्राम्स निकल के आया। शायद अरविंद तुम यही चीज की बात कर रहा था कि px py अलग एनर्जी पे चला जाता है ना। तो ये थोड़ा अलग चीज है और हम जो चीज बोल रहे हैं वो थोड़ा अलग चीज है। जैसे अभी क्या हुआ कि दोनों p ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे थे, तो जितना लोअर एनर्जी पे ऑर्बिटल गया उतना ही हायर एनर्जी पे ऑर्बिटल गया। तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आया कि सिग्मा ज्यादा स्टेबल था तो बहुत ज्यादा लोअर एनर्जी पे गया, पाई थोड़ा लोअर एनर्जी पे गया। लेकिन जब ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे ही नहीं होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, तब उस केस में जो मिक्सिंग का डायग्राम है, जैसा अभी दिख रहा है ना कि नीचे से सिमेट्रिकल डायग्राम दिख रहा है, जैसा नीचे पहला वाला पार्ट है एग्जैक्टली ऊपर वाला पार्ट सिमेट्रिकल है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है बट सिमेट्रिकल है। इनफैक्ट सारे के सारे डायग्राम्स, बीच वाला जो 2s है ये भी ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सिमेट्रिकल है, इसके ऊपर वाला पार्ट भी सिमेट्रिकल टाइप का है। लेकिन जब एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा तो जो डायग्राम है वो एक्सिस के लॉन्ग, मतलब दोनों के एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल बन नहीं पाएगा। वो एक डिफरेंस थोड़ा अलग टाइप का जो हम मेंशन करना चाह रहे थे। खैर पॉइंट ये है कि सबके दिमाग में टेंशन हो रही है कितना डायग्राम बनाएंगे, बार बार ऐसे डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे। तो डायग्राम बार बार नहीं बनाना होता है। हम लोग करते क्या है, बस ये चीज देखो। सबसे पहले तो हम लोग मिक्सिंग में ऑर्बिटल्स को लेके गए। तो इस केस में एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल 2s, फिर उसके बाद दूसरी साइड 2s, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल 2p कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो इस केस में जब हम लोग 2p कंसिडर किए तो एटॉमिक ऑर्बिटल तो कंसिडर करने में दिक्कत नहीं हुआ, और हम लोग क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये भी तो बोल रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके खत्म ही हो जाएगा और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। मतलब अपना जो ये डायग्राम बना सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, फिर उसके बाद पाई 2py, पाई 2pz और ऊपर पाई स्टार 2py, ये सब अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे तो आराम से ऐसा लिखते थे कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। तो हम लोग एनर्जी के कंसिडरेशन में अगर देखना शुरू करें तो सबसे लोअर एनर्जी पे 1s दिख रहा, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s दिख रहा, फिर सिग्मा 2s वाला पार्ट दिख रहा, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s दिख रहा, फिर सिग्मा 2p दिख रहा। तो हम लोग बार बार ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, रेदर हम लोग इसको लिख के ही काम करते हैं। सबसे लोअर एनर्जी पे सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s का नंबर आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड लेवल पे हम लोग, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, सबसे लोअर एनर्जी पे सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद हम लोग का सिग्मा 2p का नंबर आएगा और सिग्मा 2p के बाद पाई 2p का नंबर। लेकिन क्योंकि पाई ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे थे तो उसको हम लोग इस टाइप से ऊपर नीचे लिखा करते हैं, पाई 2p, पाई 2p। फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग का नंबर था पाई स्टार 2p, जिसके बराबर में एक और एंटी बॉन्डिंग था पाई स्टार 2p। फिर उसके बाद हायर एनर्जी पे हम लोग सिग्मा स्टार 2p मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट था जो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत पहले डिस्कस किया था तुम लोगों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के टाइम पे, कि एनसीईआरटी में जेड डायरेक्शन को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना गया है।
तो अगर z डायरेक्शन को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना गया है तो इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो z के अलोंग होगा एंड s ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल, मतलब उनका डायरेक्शन है ही नहीं। तो s ऑर्बिटल में x y z लिखने का लॉजिक नहीं है, लेकिन p वाले पार्ट में z ऑर्बिटल लिखने का लॉजिक है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो सिग्मा वाला पार्ट 2pz से लिखेंगे, ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है। अगर हम लोग 2pz के जगह 2px ले लें, मतलब हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को x डायरेक्शन मान के चल रहे हैं, सिग्मा 2py कर दें तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लोग y ऑर्बिटल वाले पार्ट से बनाते हुए काम कर रहे हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। ये एनसीईआरटी में 2pz के फॉर्म में दे रखा, तो हम लोग भी उसी फॉर्मेट में काम करेंगे। इसका मतलब पाई 2px पाई 2py, उसके आगे वाले पार्ट में पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये हम लोग डायग्राम में लिखते हुए काम कर सकते हैं। और जो हम लोग का ऑब्बो प्रिंसिपल था, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था और जो हुंस रूल था, उन तीनों रूल को रिपीट करते हैं। पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल करेंगे, मतलब सबसे पहले सिग्मा 1s फिल होगा, फिर सिग्मा स्टार 1s फिल होगा, फिर सिग्मा 2s फिल होगा, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p वाला पार्ट। इस ऑर्डर में काम करेंगे। ऑब्बो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद ऑपोजिट स्पिन। तो इसका मतलब जो हम लोग का सिग्मा 1s वाले पार्ट का बॉक्स आएगा उसमें हम लोग मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करके काम कर सकते हैं, तो सॉरी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करके काम कर सकते हैं। तो सिग्मा 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया मैक्सिमम, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन आराम से फिल कर सकते हैं। और हुंस रूल के हिसाब से जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ये वर्ड मेरे हिसाब से शायद ध्यान होगा, ये यूज किया था पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट से पहले, शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, मतलब जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पेयरिंग तब तक नहीं कराते जब तक कि हम लोग के सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए विथ सेम स्पिन। तो सब में एक इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन होना चाहिए, ऐसा लिखते थे। तो जैसे एक चीज देखो, सेम एनर्जी वाला पार्ट पाई 2px और पाई 2py है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py भी है। मतलब हम लोग का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई 2px पाई 2py है, इसमें दोनों में से किसी एक में इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले फिल करेंगे, फिर दूसरे में फिल करेंगे विद सेम स्पिन, फिर उसके बाद उसका पेयरिंग करा के आराम से हम लोग दोनों ऑर्बिटल्स को फिल कर सकते हैं। तो वो रूल्स हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करते हुए काम करेंगे। और डायग्राम वाले पार्ट को जब लिखना शुरू करेंगे, तो जैसे मान लो हम डायग्राम लिख रहे हैं O2 का, पहला काम सबसे पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। तो जब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो उस केस में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब 16 हो गया तो सबसे पहला काम ऑर्बिटल का डायग्राम लिखो। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2p, और इसमें z लिखो या ना लिखो ध्यान में रखो। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके इसमें z मत लिखना, लेकिन ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद पाई 2px, फिर उसके बाद सेम एनर्जी पे पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, फिर उसके बाद पाई स्टार 2py। और एक चीज ध्यान रखते हुए काम करना, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 16 था तो पहले वाले में 2 भरे, दूसरे वाले में भी 2 भरेंगे, फिर तीसरे वाले में पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा 2 भरे, फिर फोर्थ वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, पांचवें वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। अभी भी 6 बाकी है। तो इसका मतलब उसके बाद पाई 2px में पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो पाई 2py में दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, तभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है। तब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, तब यहाँ पे भी नीचे में दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 14 हुए, 1 2 3 4, हाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 2 इलेक्ट्रॉन में पहले हम लोग पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन आराम से फिल करेंगे। तो हम लोग का ये सबसे लास्ट ऑर्बिटल आएगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को हम लोग फिल करते हुए काम कर रखे हैं। तो ये हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका होगा अगर हम लोग ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो करके चल रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे 2-3 चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते थे, तो उसमें से अभी हम लोग केवल एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ये है कि हम लोग के इस पार्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है
तो जिस स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट क्लास में तुम लोग को याद होगा ये वर्ड मेंशन किया था, उस चीज को हम लोग पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बोलते हैं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है तब उस केस में हम लोग डायामैग्नेटिक स्पीसीज आराम से मेंशन करते हुए काम करते हैं। तो हम लोग का जो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है और हम लोग का जो डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, इन चीजों का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो जैसे दिख रहा है हम लोग को, अगर O2 है तो O2 में हम लोग के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब O2 वाला पार्ट अपना पैरामैग्नेटिक स्पीसीज निकल के आ जाएगा। और लास्ट क्लास में अरविंद एक सवाल भी पूछा था कि सर मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते क्यों है, तो उसने एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से O2 मस्ट बी डायमैग्नेटिक, लेकिन यहाँ पे O2 पैरामैग्नेटिक, एक्सपेरिमेंटली O2 पैरामैग्नेटिक होता है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब हम लोग को नया कॉन्सेप्ट चाहिए था, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन वाले पार्ट के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाले पार्ट को आराम से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा है। तो इसका मतलब अपना काम हो गया, तो हम लोग पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बना के काम कर रहे हैं O2 वाले पार्ट को। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट और है, मान लो कि ये तो O2 का डायग्राम हो गया, तो हम ऊपर ऐसा क्यों मेंशन किए कि भाई O2 का अलग डायग्राम होता है और N2 वाले पार्ट का अलग डायग्राम होता है। तो जैसे उसका एक पार्टिकुलर लॉजिक है, उसका एक रीजन भी है। वो रीजन वाला पार्ट आज हम तुम लोग को बताएंगे नहीं, वो रीजन तुमको खुद से पता करके आना है, पढ़ के आना, ढूंढ के आना, रिसर्च करके भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो सवाल की बात हम कर रहे हैं 2014 में जो पूछा गया था, तो उस पार्टिकुलर रीजन से ही रिलेटेड है। ठीक है, बस हम अभी डायग्राम मेंशन करेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस चीज को मेंशन करेंगे, बट जो चीज तुमको मालूम करना है वो रीजन तुमको खुद से देख के आना है। जैसे मान लो डायग्राम वाले पार्ट की बात करें अगर हम लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2, तो नॉर्मली इस केस में होता क्या है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 वाले पार्ट में, कि हम लोग का सारा पार्ट सेम होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसा जो ऊपर लिखा हुआ है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z और पाई वाला पार्ट। बट यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएशन होता है, जो हम लोग का शुरू का पार्ट है वो तो सेम होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होता है। बट इसके बाद सिग्मा का नंबर नहीं आता, पहले पाई का नंबर आता है, पाई 2p x सेम एनर्जी पे पाई 2p y, और इससे हायर एनर्जी पे सिग्मा 2p z वाला पार्ट कंसिडर करते हैं। उसके आगे जाने पे सेम डायग्राम है, उसके आगे जाने पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, पाई स्टार 2p x और दूसरा पाई स्टार 2p y, और उसके आगे जाने पे भी डायग्राम सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट ये पार्ट। मतलब ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 और N2 में केवल इस एक पार्ट को उल्टा कर दो, मतलब पहले पाई के सिग्मा के जगह पे पाई का वाला पार्ट को पुट कर दो, तो आराम से डायग्राम को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ सेम है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, इसका रीजन तुम लोगों को मालूम करके आना है नेक्स्ट क्लास में। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जेडी रिफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट दे रखा है उसमें, अगर चाहे तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होगा कि तुम लोग सीधा सर्च करेगा कि व्हाई इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 इज डिफरेंट फ्रॉम O2, तो सीधा तुमको आंसर मालूम पड़ जाएगा, सीधा उसमें तुम बहुत ही प्रिसाइज आंसर देगा। अब प्रिसाइज आंसर देगा तो तुम लोग रिसर्च नहीं करेगा उस पर, तो इसलिए हम सजेशन देंगे कि गूगल मत करना, रदर जेडीली बुक में रिफर करना, और अगर नहीं समझ आ रहा गूगल करना पड़े तो भी एटलीस्ट ट्राई करना कि उससे रिलेटेड पूरा एक कॉन्टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें क्या हो सकता है, क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस पर्टिकुलर सवाल को काफी आसानी से डिस्कस कर पाए। तो ध्यान रखना अपने ऑर्बिटल डायग्राम वाले पार्ट में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन का डायग्राम होगा तो उस केस में सिग्मा 2p और पाई 2p पाई 2p, जब नाइट्रोजन का डायग्राम होगा तो पहले पाई 2p और फिर उसके बाद सिग्मा 2p कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे इसको ऐसा भी दिया जाता है, ये पहला वाला पार्ट है, इसको के स्टार से डिनोट किया जाता है, ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको एल स्टार से भी डिनोट किया जाता है ना, KLMN, उसी टाइप से सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, तो के स्टार वाला पार्ट मेंशन करते हुए भी काम करते हैं। ठीक है,
ये दो डायग्राम जो है मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो O2 और N2, ये वैसे शायद से तुम्हारे नोट्स कॉपी में दे नहीं रखा था, देना तो चाहिए था बट उसमें कुछ मिसिंग है, हमको लगता है कुछ पेजेस, हम देख लेंगे एक बार, अगर कुछ मिसिंग होगा तो पेजेस हम अलग से मंगा के दे देंगे, क्योंकि हम जो नोट्स कॉपी कल लास्ट क्लास में पलट के देख रहे थे तो उसमें कुछ पेजेस मिसिंग थे, हमको जहाँ तक दिख रहा था O2 का डायग्राम दिख रहा था बट N2 वाला पार्ट मिसिंग था, तो उस चीज को हम देख लेंगे। लेकिन ये अभी नोट्स भेजेंगे तो तुम्हारे पास ये नोट्स भी रहेगा, ये दोनों का डायग्राम ध्यान रखना होगा तुम लोगों को। और इन डायग्राम्स के साथ साथ कुछ पॉइंट्स है जिनका थोड़ा हम लोगों को ध्यान रखना होगा, जिसमें एक ये पॉइंट होता है कि हम लोग एक टर्म यूज करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या चीज होता है, जैसे जब हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पे टर्म आता है बॉन्ड ऑर्डर, और इसी चीज को फिर हम लोग बॉन्ड लेंथ से एसोसिएट भी करते हैं। तो हम लोग पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ को बाद में अलग से डिस्कस भी करते हैं हम लोग। तो जैसे बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब ऐसा समझो, अगर मान लो कि F2 है तो F2 वाले पार्ट में दोनों फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 1। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली दो एटम्स के बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड्स को डिनोट कर रहा है। अगर एक बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर दो बॉन्ड जैसे मान लो O2 होता तो O2 वाले पार्ट में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेके चल सकते थे, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 2 ले सकते हैं। अगर N2 होता तो N2 वाले पार्ट में N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट आराम से 3 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जितने बॉन्ड उतना बॉन्ड ऑर्डर बोलते हुए काम कर सकते हैं। अब याद है तुम्हारा नेटवर्क गायब हो रहा है क्या? हाँ नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे बॉन्ड ऑर्डर का बेसिक मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स है, अगर एक बॉन्ड तो 1 बॉन्ड ऑर्डर, दो बॉन्ड तो 2 बॉन्ड ऑर्डर, 3 बॉन्ड तो 3 बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर मान लो कि बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 2.5 है तो कितना बॉन्ड? बताइए प्रियांश, बॉन्ड ऑर्डर अगर 2.5 हुआ तो कितना बॉन्ड? नहीं पता। अनूप, सर डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड? नहीं, डेटिव बॉन्ड हम तो पूछे कितना बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। बताओ अनूप। सर एक सिग्मा बॉन्ड और 1.5 पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड और 1.5 पाई बॉन्ड, हाँ ये तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो गया, लेकिन ठीक है। 2.5 का मतलब 2.5 बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करेगा 2.5 बॉन्ड, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे आगे, रेजोनेंस। बट अभी के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, 2.5 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 1.33 हो सकता है, 1.4 हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका हम लोग रेजोनेंस वाले पार्ट में डिस्कस भी करेंगे। तो जब रेजोनेंस होगा तब उस केस में बॉन्ड ऑर्डर, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेजोनेंस का बेसिक मतलब क्या डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लो ऐसा दे रखा कि CO3 2- है, तो CO3 2- में हम लोग का ये स्ट्रक्चर हो या फिर ये स्ट्रक्चर हो या फिर थर्ड स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो, तीनों भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, पहला दूसरा तीसरा किसी में कोई गलती नहीं है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर तीनों तो सेम ही है, तो सेम है या नहीं है तो ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, तीनों सेम नहीं है। जैसे मान लो कार्बन 14 मार्क कर दे, सॉरी ऑक्सीजन 16 की जगह ऑक्सीजन 18 मार्क कर दे, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन 18 के साथ है, जबकि दूसरे वाले केस में पाई बॉन्ड ऑक्सीजन 16 के साथ है, थर्ड वाले केस में पाई बॉन्ड ऑक्सीजन 16 के साथ है। तो तीनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, देखने में लगता है कि सेम है, तो इस केस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ये टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट। लेकिन तीनों स्ट्रक्चर सेम नहीं मानेंगे हम लोग, सिमिलर मानेंगे, सेम नहीं मानेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। तो जब भी कभी एक मॉलिक्यूल को हम लोग दो या दो से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब उस केस में ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहे हैं। जब भी कभी दो या दो से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर में एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूल वाला पार्ट रेजोनेंस नाम का कोई इफेक्ट शो कर रहा होगा या फिर फिनोमेना शो कर रहा होगा। एक और भी पार्ट होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि ज्यादा प्रिसाइज वर्ड है, डीलोकलाइजेशन।
ये वर्ड। डीलोकलाइजेशन का मतलब पाई बॉन्ड अपना जगह छोड़ के कहीं और चला जाएगा। जैसे पहले वाले केस में जहाँ पाई बॉन्ड था वो कहीं और चला गया, फिर वापस से कहीं और चला गया, तो इस चीज को हम लोग डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। तो नॉर्मली जब भी कभी डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड्स और एटम्स का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, केवल पाई बॉन्ड्स घूम के इधर उधर जाएंगे, तब उस केस में डीलोकलाइजेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस केस में एक ही पाई बॉन्ड है, लेकिन एक ही पाई बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन के बीच में जा रहा है। तो जैसे सिंपल सा कंसेप्ट है, एक रोटी है, 3 आदमी को खाना है, तो एक आदमी कितना खाएगा? बताओ भैया आदित्य, कितना खाएगा? डिपेंड करता है आदमी कैसा है। हमको एक्सपेक्टेड था कि तुम्हारा ऐसा ही जवाब होगा। डिपेंड करता है आदमी पे। अच्छा, क्या डिपेंडेंसी है बताओ थोड़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस डिपेंडेंसी। छीन लिया, पता चला ज्यादा भूख लगा हो। अच्छा, तो मान लो तुम है तो तुम्हारे सामने प्रियांश है, तो ज्यादा कौन खाएगा? ज्यादा कैसे दूंगा ही नहीं। अच्छा चलो मान के चल रहे हैं आइडियल सिचुएशन है, सब लोग इक्वल खाएंगे, तो एक आदमी 1/3 खा सकता है, सिंपल सी बात है। तो एक रोटी है, 3 आदमी को खाना है, तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। सेम टाइप से एक पाई बॉन्ड है, 3 जगह जाना है, तो 1/3 1/3 1/3 कंसिडर कर सकते हैं। मतलब एक ही पाई बॉन्ड था बट उसको 3 जगह जाना है, तो 3 जगह जाने का मतलब 1/3 1/3 1/3 आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो उसमें होगा क्या, जैसे कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो तो वैसा ही है, हर जगह पे एक एक बॉन्ड तो है, सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होने वाला, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो कभी ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ है, कभी लेफ्ट वाले के साथ है, कभी राइट वाले के साथ है। इसका मतलब कभी ऊपर है, कभी लेफ्ट में है, कभी राइट साइड में है, मतलब कंप्लीटली एक बॉन्ड नहीं है, 1/3 पार्ट है केवल। 1/3 ऊपर वाले के साथ है, 1/3 लेफ्ट वाले के साथ है, 1/3 राइट वाले के साथ है। तो जब एक बॉन्ड होता है तो एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब एक बॉन्ड नहीं होगा, बॉन्ड का कुछ पार्ट होगा, तो हम लोग उसको डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें हम लोग टर्म यूज किया करेंगे पार्शियल बॉन्ड, हमेशा यही टर्म यूज करेंगे, पार्शियल बॉन्ड वाला पार्ट। इस केस में वन एंड पार्शियल बॉन्ड है। अब वो पार्शियल बॉन्ड एग्जैक्टली हाफ हो कि कुछ और हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी मेंशन किया कि एक पाई बॉन्ड 3 जगह जाएगा, मतलब हर जगह 1/3 जाएगा, तो पहले से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है और प्लस 1/3, इसका मतलब टोटल 4/3। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड आराम से 1.33 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.33 भी आ सकता है, मतलब 2 एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स। का जरूरत ही क्यों पड़ा? फिर से बोलो एक बार। रेजोनेंस क्यों पड़ा? यार आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं आता है, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। सर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों है? अच्छा, जरूरत क्यों है, ठीक है। जैसे जरूरत की बात ये है, मान लो कि इसको ऐसा लॉजिक दे सकते हैं हम लोग, मान लो इथेन मॉलिक्यूल, सॉरी इथीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इथीन वाले पार्ट में हम लोग के पास डबल बॉन्ड है, और अगर इथेन है, इथेन वाले पार्ट में सिंगल बॉन्ड है। तो अभी जस्ट ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होता है। मतलब एक रस्सी है तो ज्यादा लंबा होगा, 2 रस्सी है तो छोटा होगा, 3 रस्सी और छोटा होगा। तो जितना बॉन्ड्स बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतना घटता चला जाएगा। मतलब सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए। तो मान लो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि अपना बेंजीन रिंग है, उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता है, तो बेंजीन रिंग में हम लोग के पास 3 जगह डबल बॉन्ड है, 3 जगह सिंगल बॉन्ड है। तो लॉजिकली ये होना चाहिए कि जो सिंगल सिंगल बॉन्ड्स थे उन जगह पे बॉन्ड लेंथ इथेन के जैसा आना चाहिए, और जहां जहां पे ये डबल डबल बॉन्ड्स है उन जगह पे बॉन्ड लेंथ इथेन के जगह जैसा आना चाहिए। लेकिन ना ही इथेन के जैसा स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड लेंथ का, और ना ही इथेन के बराबर का बॉन्ड लेंथ होता है, दोनों के बीच का वैल्यू होता है। तो किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि ना इथेन का जैसा स्ट्रक्चर है ना इथेन के जैसा स्ट्रक्चर है, दोनों के बीच का वैल्यू क्यों हो रहा है। तो उस केस में कोई ऐसा इफेक्ट है
जो पाई बॉन्ड वाले पार्ट को इधर उधर शिफ्ट करके सारे के सारे बॉन्ड ऑर्डर को ही चेंज कर दे रहा है। पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, मतलब ना सिंगल बॉन्ड रह रहा है ना डबल बॉन्ड रह रहा है, उसके बीच में कहीं आ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ भी ना सिंगल के बराबर हो रहा है ना डबल के बराबर उसके बीच में कहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये इफेक्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और भी फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट है कंपाउंड का, स्टेबिलिटी वाला पार्ट है, या फिर बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट है, या फिर डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है। इस तरह के बहुत सारे टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो चीजें एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेन करते वक्त ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग है, इधर उधर का मूवमेंट है, ये इन सारे के सारे फैक्टर से एसोसिएट होता है। तो इसी वजह से हम लोग ये इफेक्ट वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम करते हैं। मतलब एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग एक इफेक्ट चाहिए था, तो रेजोनेंस वाला पार्ट हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर रहे थे। खैर, तो इस केस में जैसे अपना जो बॉन्ड ऑर्डर था 1.33 निकल के आया तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर अगर 1.33 आया, मतलब 1 एंड पार्शियल बॉन्ड आराम से बोल सकते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं, जैसे हम लोग जब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 1 बोलेंगे तो 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड, जब 2 बोलेंगे तो 2 बॉन्ड, 3 बोलेंगे तो 3 बॉन्ड। बट अगर बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है, मतलब 1 एंड समथिंग बॉन्ड, 2 एंड समथिंग बॉन्ड, ऐसा कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना, जैसे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हमेशा केवल 2 एटम्स के बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं। पूरे मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड है इससे मतलब नहीं है, 2 एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड है। जैसे कार्बन और ऊपर वाले ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड है, कार्बन और राइट वाले ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड है, कार्बन और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड है, इसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, ना कि मॉलिक्यूल का कभी भी बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करेंगे। मॉलिक्यूल का कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, हमेशा 2 एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, तो 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर होगा। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो पहले तो हम लोग ये टर्म डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। क्या होता है इस चीज को जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कंसिडर करेंगे, तो जैसे एक चीज तो है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, केवल 2 एटम्स लेके चलना है, तीसरा एटम या फिर मॉलिक्यूल हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, पहला चीज। तो ये तो समझ में आ गया कि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2, ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है। बॉन्ड ऑर्डर नाम क्यों पड़ा? बॉन्ड ऑर्डर नाम क्यों पड़ा, मतलब यार बॉन्ड का ऑर्डर है, अगर एक बॉन्ड है तो पहला ऑर्डर है, दूसरा बॉन्ड है तो दूसरा ऑर्डर है मतलब इसका नाम का क्या बोल सकते हैं वैसे। जैसे 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसको हम लोगों को अरेंज करना है अगर, तो हम लोग अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो 1 या 2 या 3 या 4 या उसके बीच से कुछ वैल्यू ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए उसको शायद ऑर्डर बोला गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब 1 से एसोसिएटेड कुछ होगा। तो जो ऑर्डर है वो बेसिकली एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो कितने बॉन्ड्स हैं ये नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए शायद से बॉन्ड ऑर्डर वर्ड यूज कर रखे होंगे हम लोग। ठीक है, शायद हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, ध्यान रखना है इस चीज को, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। मतलब जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डाई एटॉमिक स्पीसीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर अप्लाई करेंगे, तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 करके काम करेंगे। जैसे मान लो ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन वाले केस में सिग्मा 1s टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 16। पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 16 हो गए। तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर सिग्मा 2p का नंबर था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर पाई 2p का नंबर आया, और क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स अब हम डायरेक्टली डाल दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा था, यहाँ तक टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों में से एक ऊपर वाले पार्ट में डाल दिया और एक नीचे वाले पार्ट में डाल दिया। तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक स्पीसीज निकल के आया, अभी ऊपर भी डिस्कस किया था, और दोनों एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर
इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग वाले पार्ट को ब्लू से डिनोट कर रहे हैं। ये 5 ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, 5 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 10। उसके बाद जो एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है उसको रेड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं और सब में मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 के बराबर। तो इस केस में 10 - 6/2 ओवरऑल हम लोग आराम से 4/2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर ले सकते हैं। तो O2 वाले पार्ट में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए था और बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आ भी रहा है। ये अपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका होगा, लेकिन इतना डायग्राम लिखना नहीं है तुम लोगों को। मतलब ये स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए ठीक है कि स्कूल के एग्जामिनेशन में ऐसा लिखा। एक चीज देखो, शुरू में जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो पहले सिग्मा 2s हुआ, फिर सिग्मा स्टार 2s, तो 2 इलेक्ट्रॉन वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर सिग्मा 2s मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो कैंसिल आउट होना ही होना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग केवल सिर्फ आगे वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केवल आगे वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं तो क्या होता, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू केवल बाहर वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 - 2 मतलब 6 - 2/2 4/2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट आराम से 2 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो बार बार पूरा डायग्राम मत लिखना, शुरू का भी टाइम है, अभी शुरू में प्रैक्टिस करना होता है ताकि ऑर्बिटल्स का नाम याद हो जाए, तो शुरू में लिखना। लेकिन ये चीज बैक ऑफ द माइंड रखना कि ऑर्बिटल में जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो पीछे वाले को एकदम कंसिडर नहीं करेंगे, केवल फाइनल वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बढ़ेगा कि शुरू का जो के स्टार था, एल स्टार था, इसको छोड़ ही देना। इसको मालूम है कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना ही है, मालूम है बार बार रिपीट होना है, इसको छोड़ देना, सीधा इसके आगे वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम करना। ये अपने बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का तरीका होगा। तो इस केस में पहला जो कंसेप्ट है जो हम लोग को डिस्कस करना होगा, बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट जो हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट हम लोग को डिस्कस करना होता है वो हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर बोलते हैं। और मैग्नेटिक बिहेवियर वाला पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। ये एक पार्ट हम लोग का पारा मैग्नेटिक होगा और दूसरा पार्ट हम लोग का डायमैग्नेटिक होगा। कंसेप्ट बहुत ही बेसिक सा है कि अगर पारा मैग्नेटिक होगा तब उस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अगर डायमैग्नेटिक हुआ तब उस केस में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो ये 2 केसेस से हम ध्यान रखना ही रखना है मैग्नेटिक बिहेवियर वाले पार्ट का। फिर तीसरा पार्ट हम लोग टर्म यूज करते हैं बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट का, और इस पॉइंट को तो याद रखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप याद हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, या बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड लेंथ उल्टा ही बोलना चाहिए, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है। और इसी में फोर्थ पार्ट डिस्कस करना है हम लोगों को, बॉन्ड स्ट्रेंथ। उसको हम लोग ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, एक रस्सी है, 2 रस्सी है, 2 रस्सी डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, 3 रस्सी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। और इनफैक्ट इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते थे, बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ लेके चल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट उतना ही कम होगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ये चीज एक रिलेशन में अपने को याद रखना है, जो 4 पॉइंट ध्यान रखने लायक हैं। और 5वां पॉइंट मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी से हम लोग आराम से रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं। इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर का काम है। बॉन्ड ऑर्डर अगर हाइयर होगा, मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सा पॉइंट है। एंड इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम
तब उस केस में मॉलिक्यूल विथ हायर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग molecular electrons will be less stable. अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हुआ तो जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट का ज्यादा होगा, बॉन्डिंग से मतलब नहीं है, जिस वाले पार्ट में एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि बताया था कि एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड के फॉर्मेशन में रेसिस्ट करता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है तो ये कंसिडरेशन नहीं लेना है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आया तब फिर हम लोग उस केस में एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, और जहां ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा उधर का स्टेबिलिटी अपना कम निकल के आएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों को बेसिकली सवाल जो पूछना होता है वो इन्हीं 5 पॉइंट से पूछना होता है। पहला पार्ट, कोई भी मॉलिक्यूल के लिए हम लोग ऑक्सीजन का डायग्राम फॉलो करें कि नाइट्रोजन का डायग्राम फॉलो करें, ये डिसाइड करो। फिर उसके बाद हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, लेंथ के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी की स्ट्रेंथ के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ये सब चीजें हम लोग करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो ठीक है, आज एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, कल शायद टेस्ट भी है तुम लोगों का। जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल डायग्राम ऑक्सीजन का सिलेक्ट करना है कि नाइट्रोजन का, ये कैसे करेंगे, पहला चीज। दूसरा, अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते वक्त सेम चीज यहाँ पे भी है, कटायंस के केस में क्या होगा और अनायंस के केस में क्या होगा, उस चीज को भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी कंपेयर करने का कुछ सवाल होगा। उसके बाद 2-3 पॉइंट से रिलेटेड सवाल होंगे, जिससे उस चीज को अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट अगर 0 है तो 0 बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है, कोई बॉन्ड नहीं है। तो जैसे मान लो कि हीलियम 2 दिया, तो इसका बॉन्ड वाला पार्ट अगर कंसिडर करें तो हीलियम 2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होगा, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब दोनों एटम्स के बीच में एक भी बॉन्ड नहीं है। अगर एक भी बॉन्ड नहीं है मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज जब हम लोग बहुत लास्ट में डिस्कस करेंगे, सारा लिस्ट एक ही जगह पे, तो वापस ये टॉपिक आएगा, लेकिन अभी भी इस चीज को डिस्कस करेंगे कि He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट वहाँ पे 0 होता है, मॉलिक्यूल आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो इससे क्या हो सकता है। दूसरा, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट, और 1-2 क्वेश्चंस और होगा जिसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करके चलेंगे, और उसके बाद एक टर्म और भी डिस्कस करेंगे, ल्यूमो क्या होता है और होमो क्या होता है। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या होता है, ये दोनों चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को इस क्वेश्चन का रीजन याद करके आना है या फिर पता करके आना है, ये डायग्राम उल्टा क्यों हुआ। नाइट्रोजन के केस में डायग्राम ऑक्सीजन से जस्ट उल्टा, मतलब जस्ट उल्टा तो नहीं, ये जो सिग्मा और पाई वाला पार्ट ये आपस में एक्सचेंज क्यों हो गए, इसका डिटेल्ड पार्ट थोड़ा तुम लोग को रीड करके आना नेक्स्ट क्लास के लिए। अगर कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो सायोनारा।